नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे जिन जर्नलिस्ट के बारे में बात करने आई हूँ वो ना सिर्फ एक जर्नलिस्ट है बल्कि साथ साथ ही वो एक ऑथर भी है। उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में यानी कि कॉलेज डेज में फ्रीलांस फोटोग्राफर और राइटिंग के थ्रू अपनी पकड़ बनवाई और उसके बाद हिंदी भाषा पे उनकी इतनी स्ट्रांग पकड़ थी जिसकी वजह से वो एक बेबाक, जुझारू और बेहतरीन और साथ साथ तार्किक पत्रकार के रूप में उभर कर सामने आए। एक समय था जब सिर्फ DD1 हुआ करता था और तब लोग सिर्फ वही देखा करते थे, लेकिन उसके बाद केबल टीवी आया और DD न्यूज़ की कहीं ना कहीं जो पहचान थी वो खोती चली गई। पर पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपने स्पीकिंग स्टाइल की वजह से न सिर्फ पुराने व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ा है बल्कि नए लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये है DD न्यूज़ के सीनियर एंकर और सीनियर एडिटर अशोक श्रीवास्तव जी, जो प्राइम टाइम पे शो दो टूक होस्ट करते हैं। वैसे ये आपको इनके बारे में एक जानकारी मैं बता दूं कि ये उन चंद लोगों में से है, चंद जर्नलिस्ट में से है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, मोदी जी के साथ और मनमोहन सिंह जी के साथ, इन तीनों के साथ ही USA का जो टूर विजिट है उसको कवर किया था। और इन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं, एक नरेंद्र मोदी सेंसर्ड और दूसरा मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। आज हम इनसे मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग पे ही चर्चा करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले अशोक जी, आपका हमारे प्रोग्राम पे बहुत बहुत स्वागत है, आपको हमें समय देने के लिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या है खान मार्केट गैंग और आपने ये टॉपिक ही क्यों चुना? बहुत बहुत शुक्रिया खुशी, हाँ, मुझे बुलाने के लिए। इतनी शानदार कॉफी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है जो खान मार्केट गैंग है, ये खान मार्केट गैंग बेसिकली मैं मानता हूँ ये उन लोगों का एक गुट है जो भारत के खिलाफ एक लगातार फेक नैरेटिव फैलाते हैं। अब आप कहेंगी ये मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग क्यों है? देखिए, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग इसलिए क्योंकि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये जो खान मार्केट गैंग के पिछले कुछ समय के जितने नैरेटिव्स हैं, फेक नैरेटिव हैं, वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को निशाना बनाते हुए करते थे। ये खान मार्केट गैंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि आप जानती हैं, आप भी दिल्ली की से अच्छी तरह से परिचित है। दिल्ली में खान मार्केट एक छोटा सा पॉश इलाका है, उसमें कोई बैठने वाला खान मार्केट गैंग का हिस्सा नहीं है। कई लोगों को गलत फहमी होती है। खान मार्केट गैंग वो लोग हैं जो दरअसल नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक फैले हैं। मैं नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक कह रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ ये खान मार्केट गैंग अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, नई दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये खान मार्केट गैंग नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला है और ये भारत के खिलाफ लगातार फेक नैरेटिव फैलाता है। हमको अचानक से एक दिन मालूम पड़ता है, हम लोग एक दिन अखबार में एक हेडलाइन देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि भारत में जो लोकतंत्र है उसका रैंक गिर गया। अचानक से हमको मालूम पड़ता है कि एक VDAM करके एक एजेंसी है, वो आती है बताती है भारत में डेमोक्रेसी जो है वो सुरक्षित नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी का रैंक जो है दुनिया में इतने नीचे पहुंच गया, 160वें पायदान पे पहुंच गया। अचानक से एक सर्वे आता है, कोई एजेंसी आती है, इंटरनेशनल एजेंसी आती है, वो बताती है कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा भूखमरी है। उस पाकिस्तान से ज्यादा भूखमरी है जिस पाकिस्तान में आटे की बोरी के लिए मर्डर हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लोग आटे के लिए वहां पर लड़ रहे हैं, जो रोटी वहां पे जिनको खाने को नहीं मिल रही, वो पाकिस्तान जो दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। अचानक से एक एजेंसी आती है और वो कहती है कि भारत जो है पाकिस्तान से भी भूखा है। फिर एक एजेंसी आती है, एक सर्वे आता है, वो कहता है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। ये सारी इंटरनेशनल एजेंसी हैं, लेकिन ये एजेंसी रिपोर्ट कैसे तैयार करती हैं? ये एजेंसियां रिपोर्ट तैयार करती हैं भारत के कुछ लोगों से बात करके, भारत के कुछ सर्टेन क्लास के लोगों से डिस्कशन करके, उनके व्यूज लेके। तो इसका मतलब क्या है कि भारत नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक ये खान मार्केट गैंग फैला हुआ है जो भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाता है। मुझे लगता था कि इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभी चुनाव हुआ हमने देखा, ये पूरा का पूरा चुनाव खान मार्केट गैंग के फेक नैरेटिव्स पर लड़ा गया। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये भारत का सबसे खतरनाक चुनाव था और ये ऐसा चुनाव था जिसको पूरी तरह से फेक नैरेटिव पर लड़ा गया। इसलिए खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करने की जरूरत थी और इसलिए मैं इस किताब को लेकर आया। मेरे लिए किताब लाना, चुनाव से पहले लाना इसको जरूरी था ताकि लोगों को इसके बारे में मालूम हो। अच्छी बात यह है कि
मैं जब 2 चरण का चुनाव हो गया था, मेरी किताब तब आई, क्योंकि एक किताब लिखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी होती है, बहुत काम करना होता है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मेरे किताब आने के बाद खान मार्केट गैंग चर्चा में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर लगातार बात की, खान मार्केट गैंग पर। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में खान मार्केट गैंग का जिक्र किया, अपने चुनावी सभाओं में किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये एक इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग भी है, और मैं वही एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक खान मार्केट गैंग फैला हुआ है। तो ये जो खान मार्केट गैंग है बहुत खतरनाक है, इससे लड़ने की जरूरत है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, और मैं इसी पर्पज से, इसी मकसद से किताब लिखा। तो आप, मेरा जो दूसरा सवाल है उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है। मेरा दूसरा सवाल यही था कि इस बुक का चुनाव से जस्ट पहले आना क्या एक तरीके का आपका चुनाव प्रचार है, या सिर्फ आपने लोगों को जागरूक करने के लिए बुक लिखी? नहीं, देखिए, हालांकि कोई अगर खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करना है तो मुझे लगता है कि कभी भी आप एक्सपोज करोगे दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 कारण है। मैं इस किताब को इस चुनाव से 6 महीने पहले लाना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि 6 महीने पहले आए, ताकि लोग सतर्क रहें, क्योंकि जब उनके फेक नैरेटिव आएंगे लोगों को पता रहे कि एक व्यक्ति ने इस पे किताब लिखी है, उसने पहले ही बताया कि ये सारे फेक प्रेडिक्शन होंगे, फेक जो है इस तरह की नैरेटिव। लेकिन किसी कारण से मैं इसको नहीं लिख पाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी डीडी न्यूज में काम करता हूँ, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, डेली शो करना, उसके साथ किताब लिखना। मैं रोज रात को अपना शो खत्म होने के बाद रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, 3 बजे तक किताब लिखता था। तो 2 जिम्मेदारियां थी, इसलिए इसको मैं लिखने में मुझे टाइम लगा। 6 महीने पहले लाया था तो बहुत अच्छा रहता। 6 महीने पहले नहीं ला पाया, लेकिन चुनाव के बीच में लाया। इसका चुनाव से सीधा कोई संबंध नहीं था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव, क्योंकि फेक नैरेटिव्स पर लड़े जाने थे, चुनाव में फेक मुद्दे उठाए जाने थे, इसलिए इसको चुनाव के बीच में लाना जरूरी था, या चुनाव से पहले लाना जरूरी था। तो जब आई, जब ईश्वर की इच्छा थी, मैं मानता हूं तब आई। लेकिन मुझे लगता है जब आई, तब जब जाओ तब सवेरा। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा खुशी में कि अब चुनाव आ गए, चुनाव नतीजे आ गए, लेकिन इस किताब की रेलेवेंस जो है और बढ़ गई है, क्योंकि इस चुनाव के पूरे पैटर्न में, जिस तरह से चुनाव हुआ, जिस तरह के चुनाव नतीजे आए, उससे अब मुझे लगता है कि इस किताब की और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि इस खान मार्केट गैंग की नैरेटिव्स और तेजी से आएंगे, और लोगों को इस चुनाव नतीजों के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि नतीजों में जो कुछ भी नतीजे हैं उसमें खान मार्केट गैंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए लोगों को खान मार्केट गैंग को समझना, जानना बहुत बहुत जरूरी है। जी, अब मेरा जो अगला सवाल है वो एक्चुअली मेरा नहीं है पर्सनली, मेरे कुछ जानने वालों का है, जो कि राइट विंग से भी है और लेफ्ट विंग से भी है। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं आपके बुक लॉन्च में जा रही हूँ जिसका नाम मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग है, तो उन्होंने मुझे बोला, आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों ही तरफ के लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे अशोक जी को तो फंडिंग हुई है बीजेपी की तरफ से, और देखना ये बहुत जल्दी अर्नब गोस्वामी की तरह अपना एक नया चैनल शुरू कर लेंगे। तो मेरा अगला सवाल यही है कि क्या आप अपना चैनल ओपन करने वाले हैं, और क्या आपको बीजेपी की तरफ से फंडिंग हुई है? जो चैनल वाली बात थी, तो ये कहते हैं कि एक समय में किसी व्यक्ति की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। अभी अगर किसी ने कहा कि मेरा चैनल आने वाला है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर करे उनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हो, मेरा चैनल आ जाए। लेकिन मैं इतना इन्फ्लुएंसर नहीं, इतना प्रभावशाली नहीं हूँ, ना मेरे ऐसे लिंक हैं कि मुझको कोई पैसा लगा दे, मुझे कोई चैनल कर दे। तो वो तो अभी इसकी मुझे तो दूर दूर से संभावना नहीं लगती। हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर आएगा तो मैं मना थोड़ी करूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुझे, मेरा टेलीविजन में जो इतना एक्सपीरियंस है, मतलब चैनल तो मैं चला ही सकता हूँ, लेकिन पहली बात मेरे पास कोई ऑफर नहीं है ऐसा, ना मुझे किसी ने पैसे दिए, ना कोई इन्वेस्टर आया। रही दूसरी बात बीजेपी की पैसा देने की बात, ऐसा है कि बीजेपी इस चुनाव में जो बीजेपी का जो हश्र हुआ, हश्र इस में भले बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन बीजेपी को जो लॉस हुआ इस चुनाव में वो इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी मीडिया मैनेजमेंट जानती नहीं है, या जानती है उसने करा नहीं, क्या रीजन है मैं नहीं जानता। बीजेपी का सोशल मीडिया, बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट वो कहीं था नहीं। अगर मेरी किताब बीजेपी को लगता है बीजेपी ने फंड किया होता, तो मुझे लगता है कि इस किताब को बीजेपी को चाहिए था, और मैं कह रहा हूँ फंड नहीं भी किया तब भी बीजेपी को ये चाहिए था कि इस किताब को लेकर जो नैरेटिव्स है उसको जगह जगह प्रचार करती और इसको लेकर के लोगों के बीच ले जाती।
लेकिन बीजेपी ने तो ऐसा नहीं किया। जो बीजेपी अगर ऐसा करती इसमें जो इश्यूज हैं तो मुझे लगता है बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन बीजेपी के जो मीडिया मैनेजमेंट करने वाले हैं दुर्भाग्य से उनके पास ऐसी समझ नहीं है। अब देखिए, आप यूट्यूब चैनल चलाती हैं, हम सब जानते हैं कि इस देश में ये चुनाव नतीजा है, इन चुनाव में कांग्रेस ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैनेज किया, बड़े बड़े मीडिया को मैनेज किया, कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज किया, कांग्रेस ने यूट्यूब को मैनेज किया, सब जगह कांग्रेस ने मैनेज किया। और उसके कारण कांग्रेस को इतनी बड़ी जो है कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है कि जो 40-50 सीटें लेती थी वो 99 तक पहुंच गई है। क्योंकि लगातार आप देखिए, आज भी मेरे पास इंदौर से एक व्यक्ति का मैसेज आया, उसने लिखा, उसने बताया कि उसने एक टेलीविजन लिया, स्मार्ट टीवी लिया, और उसने घर में जैसी स्मार्ट टीवी खोला और उसके स्मार्ट टीवी में ध्रुव राठी के वीडियोस जो हैं वो आ गए, सजेशन में आने लगे, सजेशन में आ गए। वो कह रहा है कि मैंने आज तक कभी अपने मोबाइल पे भी ध्रुव राठी को नहीं देखा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि YouTube के माध्यम से बाकायदा इन चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और ये बात भी आ चुकी है सामने सामने, ये जो ओपन आई करके कंपनी है, जो AI जिसने टूल्स जो करती है, उसने खुद इस बात का खुलासा किया कि इजराइल की एक कंपनी हायर की गई थी जो कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। तो ये जो पैसा देने वाली बात है, जो ये बात है कि अगर मैं कांग्रेस के लिए काम करता तो शायद मुझे कुछ कमाई हो जाती, लेकिन मैंने काम कमाई के लिए नहीं किया। पहली बात तो ये बात है। दूसरी बात है बीजेपी, मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर इस तरह का पैसा देने दिलाने का, जो बीजेपी के लिए बेचारे जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो काम करते हैं, उनको बीजेपी ने एक पैसा नहीं दिया। जबकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये नहीं कि आप पैसा दे रहे हो, वो लोग तो बेचारे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि देश के लिए काम कर रहे हैं, या उनको लगता है किसी को मोदी पसंद हो सकता है, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। लेकिन आपने तो उनको तक नहीं पूछा, तो जो उनके लिए सालों से काम कर रहे हैं उनको नहीं पूछा, मेरे को कौन पूछेगा? तो ये सब तो अफवाहबाजी है, किसी को लगता है। और आजकल ये बड़ा आसान होता है किसी के बारे में कह देना, पैसा मिला, यहाँ से पैसा मिला। और मैं ओपनली, मैं जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, आपसे भी जो कह रहे हैं, या मेरे सामने तो किसी ने कहा नहीं, और जो कहते भी मैं ओपनली, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आइए, मेरे तो अकाउंट्स खुले हुए हैं, आप सार्वजनिक रूप से आइए, मेरे अकाउंट्स चेक कीजिए, मेरी संपत्ति आय जो है, मैं तो उसका सार्वजनिक रूप से खुलासा करने को आज से नहीं, किताब आने से नहीं, किताब आने से 10 साल पहले से मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि पत्रकारों की संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे कोई बीजेपी फंड कर रही है, रवीश कुमार को कांग्रेस अगर फंड कर रही है, तो ये जनता को मालूम होना चाहिए। अगर हम किसी के पैसे लेकर काम कर रहे हैं तो मेरा खाता क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, मेरे पास क्या गाड़ी है, मेरे पास कितने बंगले है, मेरा फ्लैट क्या है, मेरे पास कितना सोना है, ये सब जो है संपत्ति सार्वजनिक रूप से करने के लिए पत्रकारों को तैयार रहना चाहिए। वो रवीश कुमार हो, वो राजदीप सरदेसाई हो, वो बरखा दत्त हो, अशोक श्रीवास्तव हो, सुधीर चौधरी हो, हम सबको करना चाहिए। हम पत्रकार दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम आए दिन नेताओं के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो क्या हम पर अगर आज सवाल उठ रहे हैं तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मैं मानता हूँ 2 जगह ट्रांसपेरेंसी की देश में जरूरत है। एक जुडिशरी में, जो हमारी जुडिशरी है वहां पर आरोप लगते हैं, जुडिशरी को खुद आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंट अपने तमाम जो है चीजों का ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए तैयार है। इसी तरह से मुझे लगता है पत्रकारों को भी करना चाहिए, क्योंकि अब जो टेलीविजन आने के बाद, मीडिया में इतना पैसा आने के बाद, अब पत्रकार वो नहीं रहे कि जो झोला उठा के जो है फटी चप्पल पहन के घूमते थे। बहुत सारे पत्रकारों के पास करोड़ों अरबों रुपए। अभी मैं कल ही एक देख रहा था, कैरामा मैगजीन का एक लेख, उसमें शेखर गुप्ता के बारे में लिखा था कि शेखर गुप्ता के बारे में उनके दोस्त कहते हैं कि शेखर गुप्ता ने जो पैसा कमाया वो सिर्फ पत्रकारिता से नहीं कमाया। तो ऐसे आरोप लगते हैं और लगेंगे। आपको अच्छी तरह से याद है, प्रभु चावला के बारे में एक इंटरव्यू आया था, वो किसी ने मुझे बताया भी था कि प्रभु चावला जिस घर में इंटरव्यू दे रहे थे, लोग हैरान थे कि यार ये प्रभु चावला इस घर में रहते हैं। तो लोग हैरान थे कि इतना पैसा है। तो पत्रकारों के पास पैसा है, लेकिन सवाल है कि मुझे किसी ने फंड किया है तो मैं तो ओपन करने के लिए तैयार हूँ, बाकी लोग ओपन करने के लिए तैयार है, तो फिर सार्वजनिक रूप से सबकी संपत्ति का ऐलान हो जाएगा। जवाब मिल गया। हाँ, उनको जवाब मिला और मैं अभी भी तैयार हूँ, मैं तो ओपन इस पर डिबेट भी करने के तैयार हूँ। मैं तो हर बार कहता हूँ, देखिए अशोक श्रीवास्तव अगर कोई बात गलत कर रहा है या गलत फैक्ट दे रहा है, मैं सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी डिबेट करने को तैयार हूँ। मैंने कई लोगों को कहा, मैंने एक बार रवीश कुमार को कहा कि आइए कश्मीर पर सार्वजनिक रूप से डिबेट करते हैं।
रवीश बाबू आए नहीं। मैंने एक बार जुबेर को कहा, क्या जब गाजियाबाद का केस हुआ, क्या ये एक सार्वजनिक डिबेट में आइए मेरे साथ। उन्होंने मेरे कलावा को लेकर लिखा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उनको कहा आइए सार्वजनिक रूप से डिबेट करते हैं। तो जो आदमी सच्चा होता है ना, वो आदमी भागता नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन सवाल है भाग कौन रहे हैं। तो आरोप लगाकर भाग जाना, अरविंद केजरीवाल मत बनिए कि आरोप लगाइए भाग जाइए। अगर आपने आरोप लगाया तो आइए सार्वजनिक रूप से उसको डिबेट कीजिए, साबित कीजिए। और साबित करने के लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं खुद से कह रहा हूँ, मैं अपनी संपत्ति का सार्वजनिक रूप से ऐलान करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, लेकिन उसमें एक शर्त होनी चाहिए। आप भी करेंगे ना? आप करेंगे। और अगर आप नहीं भी करिए तब भी, अगर मेरी संपत्ति का मैं ऐलान करूंगा, उसमें अगर नहीं निकलेगा कोई इलीगल ट्रांजैक्शन, तो सवाल ये है कि फिर आप क्या करोगे। उसके लिए पहले आप बता दीजिए। तो आइए, मैदान खुला है, भागना कहाँ है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर देखा जाए तो खान मार्केट गैंग जो है ये मोदी जी से नफरत के चक्कर में कहीं ना कहीं भारत को भी तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। भारत के साथ जो कर रहा है वो सबको नजर आ ही रहा है। तो फिर ऐसे में मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग की जगह भारत वर्सेस खान मार्केट गैंग भी तो नाम हो सकता था। तो आपने इस किताब का तो हीरो ही मोदी जी को बना दिया, फिर आप कैसे कह सकते कि आप निष्पक्ष हैं? मैंने कभी नहीं कहा मैं निष्पक्ष हूँ। अच्छा, आपने नहीं मैं कहा? निष्पक्ष नहीं, मैं हमेशा सत्य के पक्ष में हूँ। अच्छा, निष्पक्ष तो वो होता है जो कहे कि इसने कहा मैंने डाका डाला, इसने कहा कि मैंने डाका नहीं डाला। मतलब आपका थोड़ा सा झुकाव नहीं है मोदी जी की तरफ? ना, मैं आ रहा हूँ उसी पर। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मोदी जी कुछ गलत करेंगे तो अशोक श्रीवास्तव को अधिकार है उनकी आलोचना करने का। अशोक श्रीवास्तव को अधिकार है उनसे सवाल करने का, और एक प्रधानमंत्री के तौर पर हमें उनसे सवाल करना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा किया तो क्या मैं उस अच्छे का विरोध इसलिए करूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री और इसलिए मुझे उनका विरोध करना है? तो पहली बात, मैं इसको कंफ्यूज करने से सीधे टू दी पॉइंट, एक पॉइंट पर आता हूं। पहली बात, इस किताब का नाम मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग क्यों है? मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैंने तय किया था कि इस किताब का नाम सिर्फ खान मार्केट गैंग होगा। खान मार्केट गैंग को मैं करूंगा। अच्छा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग कर दूंगा तो मुझे लगा कि ये किताब ज्यादा लोग दिलचस्पी से इसको उठाएंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, ब्रांड वैल्यू होती है। मोदी जी एक ब्रांड है, एक बात। और दूसरी बात, पत्रकारिता का एक बेसिक नियम क्या है? पत्रकारिता का एक बेसिक नियम है कि बड़ी खबर वो होती है जिसमें दो पक्षों के बीच में टकराव होता है, वो एक बड़ी खबर हो जाती है। जर्नलिज्म में हम पढ़ाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ खान मार्केट गैंग करता तो खान मार्केट गैंग होता। अब यहाँ पर टकराव है, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग है, तो उससे भी बुक जो है मार्केटिंग की दृष्टि से भी ये जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्टीमेटली ये खान मार्केट गैंग जो इस वक्त जो नैरेटिव गढ़ रहा है वो किसके खिलाफ है? वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ भारत के खिलाफ भी हैं, अगर आप भारत को बदनाम करने के लिए करते हो। लेकिन भारत के खिलाफ आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद नहीं है। ठीक है, देखिए इस देश में नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ लोगों में इस हद तक नफरत है और मुझे समझ में नहीं आता। आपको डेमोक्रेसी में आपको ये हक मिला है कि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आप उसको जाइए ईवीएम का बटन दबाइए, और अगर आपके साथ बहुमत है तो आप उस व्यक्ति को हटा लोगे। सीधी सी बात है। आप उसको हटाने की आपकी कीमत ताकत नहीं है तो आप बदनाम करने की कोशिश करोगे। ये कहाँ तक सही है? आप गाली दोगे। इसी चुनाव के बीच में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो नरेंद्र मोदी का मूड़ी फोड़ सके। ये क्या है? गाली देना, दिन रात गाली देना, दिन रात नरेंद्र मोदी का। अभी देखिए, अभी ये चुनाव नतीजा है, मैं अभी आपको देख रहा था, कई सारे जर्नलिस्ट क्या ट्वीट कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? वो लिख रहे थे कि ब्रेकिंग न्यूज क्या लिख रहे थे? वो लिख रहे थे देखिए अब जो चुनाव नतीजे आए हैं, टीडीपी और ये जो है नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी का झोला उठा के जाना तय है। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि सपोर्ट तो कर दिया लेकिन वो बीजेपी अब ये सपोर्ट के बदले में कहेंगे किसी और को प्रधानमंत्री बनाइए। तो नरेंद्र मोदी तो उस व्यक्ति से आप इतनी नफरत क्यों करते हो भाई? उसने आपकी कौन सी बहस खोली है? या उसने मतलब आपका क्या? वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहा है, आपको पसंद आए ना पसंद आए ये आपकी मर्जी है। आप कुछ अच्छे कह सकते हैं, बुरे कह सकते हैं, ठीक है।
आर्थिक विषयों में अब फिर भी मैं अगर फेक नैरेटिव पर आऊं और बाकी चीजें पर आऊं, क्या भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं हुई? भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हुई है, ये दुनिया मान रही है। आज तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था है। एक सच ये है। दूसरा सच ये भी है कि भारत में बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है, ये भी सच है, ये भी मैं मानता हूँ। पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी मैं मानता हूँ। ये सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी को ठीक करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, पेपर लीक क्या नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहे हैं? पेपर लीक तो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी हो रहे। तो पेपर लीक भारत में एक समस्या है, वो हर सरकारों में है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को दोष नहीं दूंगा। हाँ, अगर रोजगार के ऊपर काम करने की जरूरत है एज ए प्रधानमंत्री, उनको ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत है, ये ठीक है। इस बात को लेकर सवाल उठना चाहिए। लेकिन आप हर चीज में नरेंद्र मोदी को गाली देने लगो, नरेंद्र मोदी से नफरत करने लगो, ये ठीक नहीं है। और ये जो खान मार्केट गैंग है, इसने नरेंद्र मोदी से नफरत के चलते ही और नरेंद्र मोदी से नफरत इनकी इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने सीधा सीधा भारत के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। अब सीधी सी बात बताता हूँ, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारतीय सेना ने करी, भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद खान मार्केट गैंग के लोग कहते हैं सबूत दो। किससे सबूत मांग रहे हो आप? नरेंद्र मोदी से मांग रहे हो? आप भारत की सेना से सबूत मांग रहे हो। आप भारत की सेना को कह रहे हो, आप कह रहे हो कौवा मारकर आ गई भारतीय वायुसेना, तो आप किसके खिलाफ वो कर रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको क्या भारत की सेना, वायुसेना पर आपको भरोसा नहीं है? क्या भारत की सेना पर भरोसा नहीं है? तो आप ये जो नफरत है, ये नफरत करते करते आप भारत की सेना को निशाना बनाते हो, आप भारत की जो संस्थाएं हैं उनको निशाना बनाते हो। अब देखिए, एक वीडियो आया था जिसमें भारत के सिपाहियों ने चीन के सिपाहियों को मार के भगा दिया। वीडियो है उसका, वीडियो पर दिख रहा है साफ साफ कि चाइनीज आए और इंडिया के लोगों ने उनको मारा और भाग के जा रहे हैं। पूरी वीडियो बनाई। राहुल गांधी कहते हैं कि चीनी भारतीय सैनिकों को पीट के चले गए। मतलब आप भारत के सैनिकों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो ये खान मार्केट गैंग है। कंगना रनौत को एक महिला ने थप्पड़ मारा, खान मार्केट गैंग ने क्या किया? कुलविंदर कौर के साथ लगे, कुलविंदर कौर के साथ खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि आपको लगता है, आपको ठीक है, कंगना रनौत की जो उसकी आइडियोलॉजी है, कंगना रनौत के विचार, हो सकता है आप उससे सहमत नहीं, लेकिन आज फर्ज कीजिए आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं जो इसमें बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे। ये तो डेमोक्रेसी है ना। लेकिन अगर कल को मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, कल को एयरपोर्ट पे कोई वर्दीधारी जिसने आपका वीडियो देखा वो इससे मेरी बात से सहमत न हो, तो क्या मेरे पर हमला कर देगा? थप्पड़ मार देगा? थप्पड़ क्या मार देगा? अगर वो मेरी विचारधारा से सहमत नहीं है, कल को गन होगी तो मुझे गोली मार देगा। तो क्या हम भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या हम इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं? एक विशाल डरलानी नाम का एक 2 टके का जो है वो आदमी, 2 टके वो म्यूजिक कितना बड़ा फिल्म बॉलीवुड वाला मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 टके का जॉब ऑफर कर रहा है, वो जॉब ऑफर कर रहा है। जबकि अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, वो कुलविंदर जो है शेरनी है। अभी मैं आने से पहले खबर पढ़ के आ रहा हूँ, उस शेरनी ने माफी मांग ली है। वो कह रही है मैं कंगना रनौत से दिल्ली में जाके माफी मांगूंगी, और उसने जो है कहा है कि मैं माफी, तो वो तो शेरनी नहीं बन रही, आप उसको शेरनी बना रहे हो। बट उस मुद्दे में मुझे ये बड़ा शॉकिंग लगा कि उसने जब वो हरकत की, थप्पड़ भी मारा था, तो उसके बाद उसको स्टेटमेंट पास करने का इतना प्रॉपर टाइम मिला है, फ्रेम ऑफ टाइम मिला है कि स्टेटमेंट पास की। ये सीआईएसएफ की ट्रेनिंग पे सवाल है, ये सीआईएसएफ की ट्रेनिंग पे सवाल है, ये सीआईएसएफ का जो पूरा सिस्टम है उस पर सवाल है। जब उसने थप्पड़ मारा, उसी वक्त सीआईएसएफ के जितने लोग वहां खड़े थे, उसको तुरंत डिटेन करना चाहिए था। आपने उसको इतना मौका दिया कि वो जाके स्टेटमेंट दे रही है। तो ये खतरनाक चीज है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कुलविंदर कौर ने किया, जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि भारत को 2.5 मोर्चों के युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। ये 2.5 मोर्चा क्या था? एक मोर्चा था चीन, एक मोर्चा था पाकिस्तान, और आधा मोर्चा था हिंदुस्तान में बैठे गद्दार। ये उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर एक आधा मोर्चा है जो गद्दारों का है। ये गद्दार हैं जो कुलविंदर कौर के थप्पड़ मारने पर जश्न मना रहे हैं। ये वही 2.5 मोर्चा है जिसके बारे में जनरल बिपिन रावत ने कहा। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आपके शब्दों में यही है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ, यही खान मार्केट गैंग है। जो सीएए नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान नहीं रह पाएंगे अगर नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। तो आज से वो कानून लागू हो गया ना।
अच्छा वो भी छोड़िए, अब मैंने देखिए इसमें एक चैप्टर है, अब मैं ये हालांकि इस चैप्टर का शीर्षक क्या है, हारे तो ईवीएम ने हराया, हाँ, जीते हाँ, ये पढ़ा। तो राहुल गांधी ने जितवाया। अब आप सोचिए कि ये चुनाव हुआ, हार गए, कांग्रेस कोरोना 99 सीटें जीती और ये कांग्रेस वाले बड़े खुश है, राहुल गांधी ने जिता दिया। अभी ईवीएम सही है, अब ईवीएम सही है, ये खान मार्केट गैंग में तो कमीशन अप्लाई 41 बार ईवीएम को लेकर देश की अदालतों में 41 बार जाके लोगों ने कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, लेकिन एक बार भी ये लोग साबित नहीं कर पाए। तो झूठ कब तक आप बोलोगे? ये खान मार्केट गैंग है कि हम जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक है, और तब जो है राहुल गांधी ने हमको जिता दिया, और अगर हम हार गए तो ईवीएम जो है वो खराब है, ईवीएम हैक हो गई। इसी चुनाव से पहले जब रिजल्ट नहीं आए थे, एक दिन पहले नतीजा आने से पहले इस देश में क्या बयान दिए जा रहे थे? इस देश में बयान दिए जा रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। इस देश में ये कहा जा रहा था कि सर पे कफन बांध के निकलो, मरेंगे या मर जाएंगे, ये कहा गया। आरजेडी के एक प्रोफेसर हैं, बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और वो व्यक्ति कह रहा है कि अगर ऐसा नतीजा आया तो फिर हमसे मत, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जनता समझ लेगी। आप सीधा सीधा उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। एक कैंडिडेट ने कहा कि अगर हार गया, अगर यहाँ पर गड़बड़ हुई और मुझे हराया, तो या तो मैं जिंदा रहूंगा या रिटर्निंग ऑफिसर जिंदा रहेगा। भगवान उसको जिता दिया, लेकिन अगर वो हार जाता व्यक्ति, तो क्या मतलब कि इस देश में खून खराबा होता? और खून खराबा अब भी हो रहा है, मैं ये भी बता रहा हूँ, अब भी हो रहा है खून खराबा। लेकिन ये जो आपने जो बयान दिए एक दिन पहले कि अगर हम हार गए, मोदी अगर 300 सीट ले गया तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। ये खान मार्केट गैंग भी तो क्या आपको लेकिन अब देश बच गया, अब डेमोक्रेसी सुरक्षित है। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आप लोगों को इस तरह से बता रहे हो कि भारत की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। अब मेरा सवाल ये कि अब तो डेमोक्रेसी बच गई ना, क्या अब राहुल गांधी को इस देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि भारत, ये तो वही बात होगी ना, फिर से ब्लेम करके मतलब आपने ब्लेम किया, आपने हिंदुस्तान के बाहर जाकर ये कहा कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। आज तो आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी ठीक है, तो अब क्या आपको उन देशों में जाकर माफी नहीं मांगनी चाहिए कि भारत में चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है, भारत में डेमोक्रेसी सुरक्षित है? तो ये खान मार्केट गैंग भारत को किसी भी हद तक बदनाम कर देता है सत्ता के लिए, नरेंद्र मोदी से नफरत के चलते। इसलिए इस खान मार्केट गैंग से लड़ने की जरूरत है, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक तरीके से काम कर रहा है, और इसलिए हम लोगों को इस खान मार्केट गैंग के नैरेटिव को समझने की जरूरत है। अच्छा, लाइफ का ऐसा कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि आपको पत्रकारिता करनी चाहिए, आपको एक पत्रकार बनना है, और फिर वो कौन सा पॉइंट आया जब आपको लगा कि आपको बुक लिखनी चाहिए, और बुक लिखनी चाहिए तो किन टॉपिक्स पे लिखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार तो बनने का ख्याल जब मैं शायद 10वीं 11वीं में था तभी आया था, और वो तब आया जब मैंने एक छोटा सा न्यूज़पेपर अपनी कॉलोनी में निकाला, और जब वो निकाला तो जब मैं लिखता था उस समय, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम अच्छा लिखते हो, तुम एक पत्रकार बन सकते हो। तो मैंने सोचा ठीक है, ये भी काम ऐसा जो किया जा सकता है। हालांकि उस वक्त जिंदगी में कई विचार आते थे, ये करूं वो करूं वो करूं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जब सब जगह से मुझे लगा कि कुछ नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसी काम के लिए बनाऊं, कुछ और मुझे शायद ठीक से आता ही नहीं था। मुझे मैथ समझ नहीं आता था, मुझे साइंस समझ नहीं आती थी तो मुझे सिर्फ जो है लिखना, अच्छा बोलना, राजनीति, ये सब चीजें समझ में आती थी। तो मुझे लगा कि फिर मैं पत्रकारी बन सकता हूँ। वो लंबी कहानी है, वो किसी और दिन मैं जरूर बात बताऊंगा, क्योंकि ये, लेकिन यहाँ तक आपने किताब की बात करी, किताब लिखने का ख्याल कई बार मेरे मन में आया। सबसे पहले मुझे लगा कि एंकरिंग के ऊपर किताब लिखनी चाहिए। मैंने आधी किताब लिखी और आधी किताब अभी रखी हुई है, पूरी किताब नहीं कर पाया, क्योंकि किताब लिखने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको टाइम चाहिए, बहुत मेहनत करना। मैंने एंकरिंग के ऊपर आधी किताब लिखी, छोड़ दी। फिर मैंने कश्मीर के ऊपर एक किताब आधी लिखी, छोड़ दी। तो ऐसे कई किताब लिख ली, तो कई तरह के विचार आए कि इस पे लिखूं, उस पे लिखूं। लेकिन मेरी जो पहली किताब थी वो थी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। वो किताब इसलिए मुझे लगा, वो 2019 में आई थी वो किताब। वो किताब मुझे तब इंस्पायर हुआ, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार लोग कह रहे थे कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं रहा, तो मुझे लगा यार क्या बकवास कर रहे हैं। मुझे 30 साल हो गए, मीडिया के ऊपर पहरा होता है,
सरकारें मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, प्रधानमंत्री कार्यालयों से मीडिया को मैनेज करने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री का मीडिया सलाहकार क्या काम करता है? यही काम करता है कि क्या खबरें गिरानी है, क्या उठानी है। अब तो प्रधानमंत्री का कोई मीडिया सलाहकार है ही नहीं। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, नेहरू जी के जमाने से और उसके बाद मनमोहन सिंह तक हर सरकार के समय में पत्रकारों को प्रभावित किया जाता था, पत्रकारों को डराया धमकाया जाता था, पत्रकारों की नौकरियां जाती थी। लेकिन अचानक से 2014 के बाद लोगों ने छाती पीटनी शुरू कर दी कि भारत में मीडिया अब आजाद। तो मुझे लगा क्या झूठ बोल रहे हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि सच सामने आना चाहिए। तब मैंने नरेंद्र मोदी सेंसर्ड किताब लिखी और उसके पीछे पर्पस ये था कि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू जो मैंने लिया था 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, उस इंटरव्यू के साथ क्या बर्ताव किया गया था, उस इंटरव्यू को यूपीए सरकार में शीर्ष पे बैठे 10 जनपद में किस तरह से उस इंटरव्यू को मैनेज करने की, उसको काटने की, उसको सेंसर करने की कोशिशें चल रही थी, वो सारी चीजें मुझे लगा कि अब मुझे जनता के बीच लानी चाहिए। तब मैंने वो पहली किताब लिखी थी और उसके बाद से मेरे मन में था कि और किताब लिखना, कई सारे प्लॉट दिमाग में आते रहे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे इस चुनाव से पहले लगा कि अब खान मार्केट गैंग पर एक प्रहार करने का वक्त आ गया। और मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये किताब आ चुकी है, लेकिन मैंने अभी भी मुझे लगता है कि इस किताब का सेकंड वर्जन भी होगा क्या, मुझे मन में आता है कि हाँ, क्योंकि अभी खान मार्केट गैंग शांत नहीं हुआ और उसके और बहुत सारे उसकी साजिशें, बहुत सारे झूठ हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन मेरी एक पत्रकार के तौर पर लिमिटेशन होंगी, क्योंकि मैं जॉब करता हूं तो मेरी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर काम जरूर करने का है, मेरे प्लान में, मन में है। इसका इंग्लिश अनुवाद चल रहा है। कल ही मैं गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी में मुझे जो लोग थे उन्होंने ऑफर किया कि इसका असमिया अनुवाद, उनको लगा कि असमिया अनुवाद होना चाहिए, उन्होंने इसका असमिया अनुवाद करने की बात करी है। काम वो जल्द शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करना अब मेरी जिंदगी का मिशन है। ये किताब लिख के मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से एक मिशन शुरू हुआ है और मैं आगे लगातार खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करने का काम करता रहूंगा, चाहे उसको किताब लिख के करूं या पब्लिक के बीच जाके करूं। एक चीज और मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैंने ये भी तय किया है कि इस किताब को यंगस्टर के बीच लेके जाना बड़ा जरूरी है। और मैंने ये तय किया कि भले इस किताब से एक कमाई मुझे नहीं करनी, भले मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यंग जर्नलिस्टों को, यंग पत्रकारों को, उनको कॉस्ट टू कॉस्ट दूं या कम से कम पैसे में दूं या उनको सब्सिडी रेट पे दूं, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच मैंने इस किताब को ज्यादा से ज्यादा संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करने का तय किया है। अगले 1-2 महीने में इसकी योजना पे काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वही देश का भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी भी दौर में न्यूट्रल होना पॉसिबल नहीं है। तो आप मतलब कहीं ना कहीं आपका पलड़ा एक तरफ भारी होता ही है। तो आपने भी सुना होगा कि पत्रकार और पक्षकार, तो क्या आप भी अपने आप को इनमें क्या कहाँ रखते, पत्रकार में या पक्षकार में? आपका भी पलड़ा एक तरफ भारी है? देखिए, पत्रकार को पक्षकार होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, पत्रकार को पक्ष तो लेना चाहिए, लेकिन किसका पक्ष लेना चाहिए? पत्रकार को सच का पक्ष लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वॉर हो जाए, क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? नहीं। अगर मान लीजिए कि आतंकवादियों ने, आतंकवादी कहते हैं कि उनका भी एक पक्ष है, उन्होंने गन इसलिए उठाई क्योंकि उनको लगता है कि भारत की सेना जुल्म कर रही है, तो उनका भी एक पक्ष है, तो क्या मैं उस पक्ष के साथ खड़ा हो जाऊं? तो न्यूट्रल होना क्या है कि मैं आतंकवादी का पक्ष दिखा दूं, मैं मरने वालों का पक्ष दिखा दूं, पीड़ित लोगों का पक्ष? तो मैं तो न्यूट्रल हूं, ना मैं आतंकवादियों के पक्ष में हूं, ना मैं मरने वालों के पक्ष में हूं। मैं न्यूट्रल नहीं हो सकता। मैं जो सच है, जो सही मुझे लगता है, मुझे उसके पक्ष में आवाज उठानी है। अगर मुझे लगता है कि कश्मीर में गन उठाने वाले, बीबीसी को नहीं लगता, बीबीसी न्यूट्रल रहता है, बीबीसी कहता है कोई आतंकवादी नहीं, उसके लिए आतंकवादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो कहता है कि आतंकवादी भी, हम किसी को कैसे आतंकवादी। लेकिन मैं कह सकता हूं मेरा पक्ष है, जो गन उठाएगा, निर्दोष लोगों को मारेगा, मेरे लिए आतंकवादी है। इसी तरह से अगर आप कहेंगे कि भारत एक ऐसी देश है जिसमें डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो मैं यहाँ पर सच के साथ खड़ा रहूंगा। और सच क्या है कि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी सुरक्षित है, मैं वहां खड़ा रहूंगा। अगर आप कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो मैं वहां पर निष्पक्ष नहीं रहूंगा, मैं कहूंगा भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हाँ, अगर आप कहेंगे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मैं कहूंगा कि हाँ,
इस पर सरकार को काम करना चाहिए। ये मेरा स्टैंड है। जो सच है मैं उसके साथ हूं। मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं कोई चीज झूठ कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इस किताब में अगर एक भी चीज ऐसी है जो फैक्चुअली रॉन्ग है, आप मुझे चुनौती दीजिए, आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं अगर मैंने कुछ झूठ बोला। लेकिन मैं सच के साथ खड़ा हूं। जो सच है मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं कोई न्यूट्रल पत्रकार नहीं हूं। मैं सच के साथ खड़ा, सही के साथ, और इसके आगे अगर मैं कह दूं, मैं भारत के साथ खड़ा हूं। अब जब मैं कहता हूं भारत के साथ खड़ा हूं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भारत ने जो, मान लीजिए कि एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं कि भारत कोई ऐसा काम करता है जिसमें भारत थोड़ी सी चालाकी करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी चालाकी की थी, ठीक है ना। तो अगर ऐसे भारत कोई छोटी सी चालाकी करता है लेकिन एक बड़े कॉज के लिए करता है, तो क्या आप कहेंगे कि भारत ने गलत किया? मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह होती है जहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना भारत चालाकी से कुछ करता है, तो मैं तो भारत के साथ खड़ा हूं। मैं यहाँ पर सच के साथ में जाऊं कि नहीं, सच तो ये है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, वहां भी तो ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, तो वो एक तरह से कंफ्यूज लोग होते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं भारत के साथ हूं, सच के साथ हूं, फैक्ट्स के साथ हूं। ये मेरा सिंपल सा फंडा है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए कहूं, मान लीजिए भारत ने 4 आतंकवादी मार दिए, ठीक है, भारत ने 4 आतंकवादियों को पकड़ा, मार दिया, और या उसको और मैं सिंपल वे में कह देता हूं, हैदराबाद में एक घटना हुई थी, एक रेपिस्ट को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। अब आप उसमें सच की पड़ताल कर सकते हैं कि वो रेपिस्ट भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था। पुलिस ने झूठा वर्जन दिया और भाग नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि रेपिस्ट के साथ पुलिस ने जो किया वो सही किया। वहां पे ऐसी जगह खामोश हो जाना चाहिए। तो जो सही है, मुझे जो सही लगता है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आप समझ गए होंगे मेरे कहने जी का बिल्कुल। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी फिर से पीएम बन चुके हैं, तो इस चुनाव में हमने एक चीज नोटिस की कि जो चुनाव के नतीजे थे ना, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़े थे, सरप्राइजिंग थे। इतनी उम्मीद नहीं की थी हमने कि इतने कम सीटें आएंगी, इतनी कम। तो आप इसको भी क्या खान मार्केट की सक्सेस से जोड़ के देखते हैं, या कहीं ना कहीं भारत की जो जनता है उनका मोदी जी के प्रति कोई नाराजगी है, उनकी कोई गुस्सा है? ये एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है इस पर डिटेल में सोचना चाहिए, इस पर डिटेल में मंथन होने की जरूरत है। अब इसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि खान, ये जो अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत में नहीं ला पाए, तो ये खान मार्केट की जीत है, बिल्कुल जीत है। क्योंकि खान मार्केट गैंग नरेंद्र मोदी को 300 सीटों से नीचे रोकने में कामयाब रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये खान मार्केट गैंग की एक टेम्परेरी जीत है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि खान मार्केट गैंग ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाया। तो ये उनकी एक तरह की हार है। अब यहां से देखिए क्या लेसन है। यहां से लेसन ये है कि खान मार्केट गैंग अपनी सारी ताकत लगा चुका है, फिर भी वो मोदी को रोक नहीं पाया। लेकिन अब यहां से चुनौती ये है, खान मार्केट गैंग अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे चुनौती शुरू होती है। नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आपको जहां जहां आपको आपका बस चला। अब इसमें एक फैक्टर और है, खान मार्केट गैंग, जो खतरनाक फैक्टर मैं मानता हूँ। खान मार्केट गैंग अगर मोदी को रोकने में कामयाब रहा, तो उसका एक फैक्टर ये है, एक कारण ये है कि उसने भारत के समाज को बांट दिया, इसमें वो कामयाब हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में लोग जाति के आधार पर वोट दे रहे थे, अगर यादव, मुस्लिम और जो है पिछड़ा वोट, वो एक तरह से चला गया। जाति के आधार पर लोग अगर इस नाते वोट दे रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, अगर इस नाते लोग वोट दे रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि खान मार्केट गैंग भारत के समाज के अंदर एक विभेद पैदा करने में कामयाब रहा। अब यहां से चुनौती यह है कि ये जो समाज में बंटवारा हुआ है, इस बंटवारे को आपको कम करना है, इस बंटवारे को आपको खत्म करना है। दलित, पिछड़े और बाकी लोगों को
हिंदू होने के नाते सोचना है। आप वोट किसी को भी दें, आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, आप वोट मत दीजिए, नरेंद्र मोदी के विपरीत पार्टी को दीजिए, लेकिन इसलिए वोट आप मत दीजिए कि आप जो है इस जाति के, इस जाति के। ये खतरनाक चीज है, ये समाज को, देश को बांटने वाली चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। खान मार्केट गैंग इसमें कामयाब हुआ है। तो यहां से मुझे लगता है कि धर्माचार्यों की, हिंदू संगठनों की जिम्मेदारी है कि वो लगातार जो है समाज को एकजुट रखें, उनकी जिम्मेदारी है। और हमारे जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी है खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करें, क्योंकि इस बार खान मार्केट गैंग जो ताकतवर हुआ है, जो कामयाब हुआ है, इसलिए क्योंकि उसको दुनिया भर की ताकतों से पैसा मिल रहा था और दुनिया भर से उसको फंडिंग हो रही थी, और इसलिए वो कामयाब हुआ है। और जो कामयाब हुआ है वो एक खतरनाक ट्रेंड है, अब उसको रोकना बड़ा जरूरी है। उम्मीद है अब तक व्यूअर्स को सारे जवाब मिल चुके होंगे उनके सवालों के। और पर मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि बीजेपी की जब सरकार जाएगी तो फिर आपके करियर पे आँच आ सकती है, क्योंकि आपका नाम तो पहले से ही प्रतिबंधित पत्रकारों की लिस्ट में शामिल है? पहली बात तो मुझे बीजेपी ने नौकरी नहीं दी है, ये बड़ा मैं साफ कह दूं। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ आज तक मुझे नहीं दी है मुझे, और ये डीडी में मेरी पहली नौकरी तो नहीं है, डीडी से पहले भी मैं नौकरी कर चुका हूँ। मुझे कोई भी नौकरी डीडी बीजेपी ने नहीं दी है। और मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में ये जो पृथ्वी जो चल रही है और जो गोल गोल घूम रही है, इसके पीछे जो है एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, और वो सर्वशक्तिमान सत्ता सबसे बड़ी है। मुझे आज मैं जो कुछ हूँ मैं उस सर्वशक्तिमान सत्ता की वजह से हूँ। मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं आज आपके साथ कॉफी पी रहा हूँ, मुझे जो खाना मिल रहा है वो ऊपर वाला है, मुझे बीजेपी खाना नहीं दे रही। तो बीजेपी आए जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे नौकरी से मेरी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मेरा भाग्य नहीं बदल सकते। अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मुझे यहाँ काम करना है तो मैं काम करूंगा। तो इन चीजों से डरना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन सबसे पहले मेरे जैसे लोगों को डीडी से निकालेंगे। कांग्रेस की एक और महिला प्रवक्ता ने मुझे पर्सनली एसएमएस भेजा था चुनाव से 1 साल पहले कि अब माहौल बदल रहा है, आप भी थोड़ा बदल जाइए। तो मैंने कहा अब इतने समय तक तो नहीं बदले, अब क्या बदलेंगे, मतलब बदलाव कैसे होना मुझे नहीं मालूम। और बहुत सारे लोग चुनाव के दौरान में मुझे गालियां देते थे, मुझे ट्विटर पे लिखते थे कि बेटा 4 तारीख के बाद तुम्हें पता चलेगा, 4 तारीख के बाद 5 दिन को तुम्हें बताएंगे, तुम बचोगे नहीं डीडी में, सबसे पहले तुम जाओगे। लेकिन ऊपर वाला है ना, आज वो सब जो है कहाँ खड़े हैं, कहीं नहीं खड़े। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सत्ता बदल भी जाती, मैं डीडी में नहीं होऊंगा, कहीं और होऊंगा। मेरा रास्ता जो है वो ऊपर वाला तय करेगा। ये ट्रोलर तय नहीं करेंगे, 2-2 कौड़ी के ट्रोलर, कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी, बीजेपी तय नहीं करेगी। ऊपर वाला बैठा, ऊपर वाला जिस रास्ते पे ले जाएगा मैं उस रास्ते पे बढ़ूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लगता है एक पत्रकार के नाते मुझे देश के लिए काम करना चाहिए, सच के लिए काम करना चाहिए, खान मार्केट गैंग के खिलाफ काम करना चाहिए, ताकि लोगों को झूठ बता करके वो चुनाव में यह इस तरह से प्रभावित ना करें। झूठ बोल के लोगों को प्रभावित करना, लोगों को गलत चीजें बता के प्रभावित करना, ये नहीं हो सकता काम एक पत्रकार का काम है सच के साथ खड़े रहना। तो मैं सच के साथ खड़ा हूँ, उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। आशा है हमारे व्यूअर्स को अभी तक पता चल चुका होगा कि ये बुक क्या है, इसमें किस बारे में बात की गई है, और अशोक जी से हमने जो सवाल पूछे उनको जवाब भी मिल गया होगा। फिर भी मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए आपको उसको पढ़ना या उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ये बुक पढ़िए और जानिए कि क्या है खान मार्केट गैंग। उसके बाद आप खुद इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये सही है या इसमें जो बताई हुई बातें हैं वो आपको गलत लगती है। ये डिसीजन आपके ऊपर पूरी तरीके से है। पर जैसे कि आप किसी मूवी को बिना देखे उसका रिव्यू नहीं दे सकते, वैसे आप किसी किताब को बिना पढ़े उसके अंदर की चीज़ों को सही या गलत नहीं बोल सकते। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और आप इसे मेरे वीडियो में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं और आपको ये बुक वहाँ अवेलेबल मिलेगी। आप ज़रूर ये बुक पढ़िए। और अशोक जी, आपका हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए, हमारे चैनल को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।